सुप्रभात विद्यार्थियों। राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर वेदपाल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ छायावाद के ऊपर नया प्रश्न लेकर। छायावाद का समय निश्चित किया गया है सन 1918 से 1936 तक। इस प्रश्न में हम ये जानेंगे कि इसे छायावाद नाम क्यों दिया गया। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं देकर इसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे छायावाद नाम क्यों दिया गया। जब स्वच्छंदतावादी काव्य विकास करने की दशा में था तब कुछ आलोचकों ने इसे छायावाद का नाम दिया। वास्तव में उन्होंने यह नाम इस काव्य प्रवृत्ति का उपहास करने व निंदा करने के लिए दिया था, परंतु स्वच्छंदतावादी कवियों ने सहजता के साथ अपने काव्य के लिए प्रयुक्त इस शब्द को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार स्वच्छंदतावादी काव्य के लिए छायावादी काव्य शब्द का प्रयोग होने लगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। हिंदी के कुछ विद्वानों द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। उनमें से प्रमुख कवियों के विचार हम देखेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के विषय में कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद का, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। जयशंकर प्रसाद जो स्वयं एक छायावादी कवि हैं, वे लिखते हैं, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद के विषय में कहते हैं, छायावाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। वह भौतिक संसार के क्रोध में प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहण करता है और उसे हमारे वास्तविक जीवन से जोड़कर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदना और आशावाद प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि छायावादी कवि कौन कौन से हैं। 4 कवियों को छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। वे हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कवियों ने छायावाद शैली की सफलतापूर्वक कविताएं लिखी हैं। इन कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि का नाम आता है। अब हम देखते हैं कि इस छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। छायावाद की सबसे पहली विशेषता मानी जाती है आत्माभिव्यक्ति। इसे कुछ पुस्तकों में वैयक्तिकता के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा। छायावादी कविता वस्तुतः द्विवेदी युगीन विषय प्रधान कविता के विरोध में रची गई है।
फलतः इसमें कवियों ने अपने निजी सुख दुख से उत्पन्न अनुभूतियों को ही काव्य में निरूपित किया है। चारों ही छायावादी कवियों प्रसाद, पंत, निराला व महादेव वर्मा ने अपने हर्ष और विषाद की अनुभूति को काव्य में अभिव्यक्त किया है। इन कवियों के हृदय में अनुभूतियों का अक्षय भंडार होता है और जब ये अनुभूतियाँ इन्हें विचलित करने लगती हैं, उनके मन को उद्वेलित करती हैं, तब उनके हृदय से जो वाणी निकलती है वही कविता के रूप में प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, क्या कहूँ मैं हूँ उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। इसी प्रकार से महादेव वर्मा अपना परिचय देते हुए, अपनी आत्मा अभिव्यक्ति करते हुए लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इस प्रकार छायावादी कवियों ने जैसा वे अपने बारे में सोचते थे, जैसा वे अपने बारे में अनुभव करते थे, उस अनुभव को अभिव्यक्ति दी है, जिसे आत्मा अभिव्यक्ति का नाम दिया गया है। अगली विशेषता है मानवीय सौंदर्य का वर्णन। छायावादी कवियों को मनुष्य ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ व सुंदर कृति दिखाई देती है। उन्होंने अपने काव्य में नर, नारी व शिशु तीनों के आंतरिक व बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है। सुमित्रानंदन पंत ने तो मनुष्य को इस संसार का सबसे सुंदर प्राणी घोषित किया है। वे लिखते हैं, सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य विशेषकर नारी सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है और ख़ास बात यह है कि उसमें कहीं भी अता या मांसलता का समावेश उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने नारी सौंदर्य का अत्यंत उदात्त शैली में वर्णन किया है। उदाहरण के लिए वे कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। तो इस प्रकार से छायावादी कवियों ने मनुष्य को संसार की सबसे सुंदर रचना मानते हुए मानवीय सौंदर्य का सफलतापूर्वक निरूपण किया है अपने काव्य में। तीसरी छायावाद की विशेषता मानी जाती है प्रकृति का भव्य चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को विविध रूपों में चित्रित करके हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की परंपरा को और अधिक सजीव, सशक्त एवं समृद्ध किया है। विशेषकर कवि पंत तो प्रकृति के सच्चे उपासक रहे हैं। वे प्रकृति के प्रतिपल बदलते वेश को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। छायावादी कवियों ने अपने प्रकृति चित्रण में प्रकृति के लगभग सभी परंपरागत रूपों यथा आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, संवेदनात्मक रूप, मानवीकरण रूप, वातावरण निर्माण रूप, रहस्यात्मक रूप, अलंकार योजना रूप, प्रतीकात्मक रूप, लोक शिक्षा रूप और दूती के रूप में चित्रण किया है। इन कवियों में से पंत तो यहाँ तक लिखते हैं कि प्रकृति के इस सुंदर और मनोरम वातावरण को छोड़कर मैं अपनी प्रेमिका के भी दर्शन नहीं करना चाहता। वे लिखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। जयशंकर प्रसाद ने बीती विभावरी जागरी एक कविता लिखी है। उसमें अपने प्रकृति चित्रण का
की अद्भुत प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया है। लहर काव्य संग्रह में संकलित इस कविता की कतिपय पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं, जिनमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य का सजीव चित्रण किया है। वे लिखते हैं, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो इस तरह से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावादी कवियों में प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति समान रूप से सभी कवियों में पाई जाती है और इस काव्य में प्रकृति का भव्य रूप में चित्रण हुआ है। चौथी विशेषता है श्रृंगार भावना। भारतीय साहित्य में श्रृंगार के प्रति लगभग सभी कवियों ने विशेष रुचि दर्शाई है। छायावादी कवि भी इसका अपवाद नहीं है। छायावादी काव्य में श्रृंगार के उभय पक्षों का निरूपण हुआ है। इसमें कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष, नारी के मांसल सौंदर्य आदि का भी निरूपण किया है। उदाहरण के लिए कवि निराला ने शेफालिका कविता में शारीरिक मांसल सौंदर्य के अनुरूप ही प्रकृति का चित्रण किया है, अर्थात उन्होंने प्रकृति को नारी के रूप में दर्शाकर उसके स्थूल सौंदर्य का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, बंद कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से, यौवन उभारने पल्लव पर्यंक पर सोती शेफालिके, मूक आह्वान भरे लाल सी कपोलों के, व्याकुल विकास पर झरते हैं शिशिर से चुंबन गगन के। ऐसे ही निराला जी ने एक और कविता लिखी है जो उनकी प्रथम कविता मानी जाती है, वह है जूही की कली। उसमें भी उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण नारी रूप में करके उस पर मानवीय श्रृंगार का आरोप कर दिया है। इस कविता की पंक्तियां देखिए, जिसमें जूही की कली को उन्होंने एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए और मलयानिल को उसका प्रेमी दिखलाया है। कैसे दोनों प्यार भरी अटखेलियां करते हैं। वे लिखते हैं, सोती थी जाने कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की जड़ जैसे हिंडोल। तो हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में श्रृंगारिक चेतना का दो रूपों अति सूक्ष्म व स्थूल रूप में चित्रण हुआ है और स्थूल श्रृंगार में कहीं कहीं अश्लीलता या मांसलता का भी आभास देखने को मिलता है। छायावाद की अगली विशेषता है रहस्यवाद। छायावादी काव्य में उस अव्यक्त अगोचर असीम चेतन शक्ति के प्रति कवियों ने अपने जो भावोद्गार व्यक्त किए हैं उसे ही आलोचकों ने रहस्यवाद का नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर कवियों की काव्याभिव्यक्ति को ही रहस्यवाद कहा है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन कहा है जिसे वह दिव्य व अलौकिक शक्ति से जोड़ने का प्रयास करती है। छायावादी कवियों ने इस दृश्य जगत में व्याप्त उस असीम अज्ञात अगोचर चेतन सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा उस असीम सत्ता के साथ अपना संबंध दर्शाते हुए कहती हैं, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। छायावाद की अगली विशेषता है वेदना का निरूपण। यद्यपि छायावादी कवियों ने सुख दुख से उत्पन्न दोनों ही अनुभूतियों का अपने काव्य में चित्रण किया है, परंतु उन्होंने विरह वेदना का विशेष रूप से अपने काव्य में निरूपण किया है। पंत ने तो यह स्पष्ट ही कह दिया है कि पहला कवि अवश्य ही कोई वियोगी हुआ होगा और उसका विरह ही कविता बनकर प्रस्तुत हुआ होगा। वे लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वेदना का चित्रण करने में महादेवी वर्मा भी बहुत सिद्धहस्त कवयित्री हैं। उनका
तो समूचा काव्य ही विरह वेदना से परिपूर्ण है। यद्यपि इनकी कविता में आत्माभिव्यक्ति ही हुई है, परंतु उसमें चित्रित वेदना व्यक्तिपरक न रहकर समष्टिपरक बन गई है। उनकी विरह वेदना में एक गहनता है। यह विरह वेदना प्राकृतिक, नैसर्गिक और उसमें सिंधु सी अतल गहराई है। जैसे इन पंक्तियों में देखिए, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूं, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में चित्रित विरह वेदना गांधीर्य से युक्त है, करुणा से उत्प्रोत है। उसमें नैसर्गिक भावों की सरिता बह रही है, उसमें विविध काम दशाओं की क्रीड़ा भरी हुई है। इन कवियों को इस विरह वेदना पीड़ा में ही संयोग का सुख, हर्ष की सिहरन का आभास होता है। अगली विशेषता है मानवतावाद। छायावादी कवियों के मन में मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम है। वे जाति, धर्म, देश की सीमाओं से ऊपर उठे हुए हैं। उनकी दृष्टि में विश्व के समस्त मानव समान हैं। यही कारण है कि मानवतावादी विचारों को अपनी कविता में ये कवि निरूपित करते हैं। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। इन छायावादी कवियों की दृष्टि में नारी का भी उतना ही महत्व है जितना पुरुष का। फलतः उनका मानवतावादी दृष्टिकोण नारी की दुर्दशा को दूर करने व उसका सुखमय जीवन व्यतीत करते देखना चाहता है। इन कवियों ने भले ही नारी श्रृंगार का वर्णन किया है, परंतु मानवतावादी दृष्टिकोण से उसकी महत्ता को भी स्वीकार किया है। कामायनी में ही जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अतः संक्षेप में कह सकते हैं हम कि छायावादी काव्य में प्रत्येक पुरुष, नारी, शिशु आदि के समुचित अधिकारों के लिए संदेश दिया गया है। उन्होंने जन कल्याण, लोक कल्याण व विश्व कल्याण की भावना को दर्शाया है। राष्ट्रीय चेतना छायावाद की अगली विशेषता है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में राष्ट्रवादी भावना को भी अभिव्यक्त किया है। उनकी राष्ट्रीय चेतना कई रूपों में प्रकट होती है। वे अपने देश के गौरवशाली अतीत का यशोगान करते हैं ताकि पराधीन भारतीय जनता में जातीय गौरव की भावना भरी जा सके। एक उदाहरण प्रस्तुत है। छायावादी कवि लिखते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इस तरह की बातें लिखकर छायावादी कवियों ने अपनी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति दी है। छायावाद की अगली विशेषता है दार्शनिकता। छायावादी कवियों का भिन्न भिन्न दर्शनों में विश्वास था। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे, इसीलिए उनके महाकाव्य कामायनी पर अनेक दर्शनों यथा प्रत्यभिज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। महादेवी वर्मा का अधिकांश काव्य बौद्ध दर्शन पर आधारित है। निराला के काव्य पर अद्वैतवाद का तथा पंत के काव्य पर अरविंद दर्शन, उपनिषदों, महात्मा गांधी, विवेकानंद आदि के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने शैव दर्शन से प्रभावित होकर अपने महाकाव्य कामायनी में आनंदवाद की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में कवियों की दार्शनिक चेतना बहुत सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुई है। छायावाद की अगली विशेषता है कल्पना शक्ति का प्रदर्शन। छायावादी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में अपनी जिस कल्पना शक्ति का परिचय दिया है वह उनके काव्य को पूर्ववर्ती काव्य से बिल्कुल अलग कर देती है। छायावादी कवियों की नूतन कल्पना शक्ति उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय देती है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में वरेण्य विषय को एक नई कल्पना के साथ प्रस्तुत किया है, फिर चाहे वह नारी सौंदर्य का वर्णन हो,
प्रकृति का वर्णन हो या आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हो। और वास्तव में कल्पना छायावादी कवियों की आकांक्षाओं का ही प्रतीक बन चुकी थी। उनकी कल्पना शक्ति से यह काव्य नए आयाम स्थापित कर सका। सुमित्रानंदन पंत की बादल के संबंध में कल्पना देखिए। बादल के विषय में वे लिखते हैं, हम सागर के धवलहास हैं, जल के धूम गगन की धूल, अनिल फेन उषा के पल्लव, वारि वसन वसुधा के मूल, हम ही जल में थल में जल में, दिन के तम पावक के तूल। अगली विशेषता है अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। छायावादी कवियों ने निस्संदेह अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु उसमें चमत्कार प्रदर्शन की भावना दिखाई नहीं देती। इस काव्य में अलंकारों का सहज, स्वाभाविक व नैसर्गिक रूप से प्रयोग हुआ है। इसीलिए छायावादी कवियों में से पंत ने तो यही कह दिया था, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। अतः यहाँ स्पष्ट होता है कि छायावादी कवियों की दृष्टि में भावाभिव्यक्ति ही प्रमुख थी। अतः उन्होंने अलंकारों के प्रयोग करने का विशेष प्रयास नहीं किया, परंतु कहीं कहीं पर कवियों ने नए उपमानों का प्रयोग करके उपमा अलंकार के प्रति अपने क्षणिक आकर्षण को अवश्य दर्शा दिया है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिल्कुल एक नए उपमान को प्रस्तुत किया। ये उदाहरण पहले भी हम देख चुके हैं। वे लिखते हैं, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर बिजली के फूल की कल्पना व उसका उपमान के रूप में प्रयोग निश्चय ही एक सुंदर और नवीन प्रयोग था। अगली विशेषता है बिंबात्मकता। छायावादी काव्य में बिंबात्मकता का भी गुण देखने को मिलता है। ये बिंब कवि की अनुभूति, तीव्र भावना, उत्कृष्ट वासना से परिपूर्ण हैं तथा अपनी सजीवता, सुंदरता आदि गुणों के लिए सजीव से जान पड़ते हैं। इन बिंबों अर्थात शब्द चित्रों के माध्यम से छायावादी कवियों ने अपनी कविता को चित्रमयी बना दिया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दो बिंब, जिनमें एक स्पृश्य बिंब और एक दृश्य बिंब प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्पृश्य बिंब का उदाहरण देखिए, नव वसंत के सरस स्पर्श से पुलकित वसुधा बारंबार। और दूसरा उदाहरण है दृश्य बिंब का, उन्माद यौवन के उभार, घटासी नव अवसाद की सुंदर, अति श्याम वर्ण श्लथ मंदर चरण। तो इस प्रकार से स्पृश्य और दृश्य बिंब प्रस्तुत किए हैं छायावादी कवि ने। छायावाद की अगली विशेषता है प्रतीकात्मकता। छायावादी कवियों ने ऐसे अनेक प्रतीकों का चुनाव किया है जो सूक्ष्म भावों, रूप विशेषों, व्यापारों आदि को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। इन प्रतीकों के प्रयोग से छायावादी काव्य में एक अपूर्व चमत्कार आ गया है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में मनु को मन का, श्रद्धा को हृदय का, इड़ा को बुद्धि का और देवताओं को इंद्रियों का प्रतीक बनाकर काव्य में प्रस्तुत किया है। ऐसे ही महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में दीपक, फूल, आकाश, दर्पण, निर्झर आदि को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। वे लिखती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो छायावादी काव्य में यह प्रतीकात्मकता बहुत ही सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुई है। छायावाद की अंतिम विशेषता है इसका कलापक्ष। छायावादी कवियों ने शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित व साहित्यिक खड़ी बोली का अपनी काव्य रचनाओं में प्रयोग किया। कहीं कहीं इनकी काव्य भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है, परंतु
यह अवश्य कहा जाएगा कि इन कवियों ने अपनी प्रतिभा से शब्दों को नए ढंग से प्रयुक्त करके छायावादी काव्य की भाषा को कलात्मक व काव्यात्मक रूप प्रदान किया। तो ये थी छायावाद की विशेषताएं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को सुनकर और पीपीटी में लिखे बिंदुओं को सामने पढ़कर आप छायावाद के इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।